हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम अपनी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने 290 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। आज अपना टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हिमालय में रहने वाले लोग कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है कोल, बी ऑप्शन है राजपूत, सी ऑप्शन है नंद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा कोल। हिमालय में रहने वाले लोग या प्रजाति कौन थी? सबसे पहली वो थी कोल। अब थोड़ा सा कोल जाति के बारे में जान लेते हैं। माना जाता है कि यह जाति निषादों किसकी? निषादों की उपजाति है। निषादों की उपजाति है और कोल जाति के लोग उत्तर पूर्वी घाटी, कहाँ से? उत्तर पूर्वी घाटी, उत्तर पूर्वी घाटियों से भारत में आए थे और पश्चिम हिमालय में चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे? पश्चिम हिमालय में चले गए थे। और माना जाता है हिमाचल के आज के कोली, हाली, कोली, हाली, डूम, चैनल, बड़ई, लुहार आदि जातियां कोल जाति से ही संबंधित हैं। इसी के साथ अब हम थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि दूसरे कौन लोग थे या कौन सी जाति थी जो हिमाचल प्रदेश में या हिमालय में रहने आई थी। तो वो थे किरात या किन्नर। कौन थे? किरात या किन्नर। और तीसरी कौन सी जाति थी? खस या आर्य। दूसरी कौन सी जाति थी जो हिमालय में रहने आई थी? वो थी किरात या किन्नर और तीसरी थी खस या आर्य, जिनके बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। खस या आर्य हिमालय में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्य या खस हिमालय में किस जगह से आए थे, भारत में किस जगह से आए थे। इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारू ने 550 ईस्वी में जब चंबा रियासत की स्थापना की थी तब किसे अपनी राजधानी बनाया था? फर्स्ट ऑप्शन है संजौली, बी ऑप्शन है खजियार, सी ऑप्शन है चंबा शहर और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुर। इसका राइट आंसर रहेगा ब्रह्मपुर या ब्रह्मपुरा। ब्रह्मपुरा। मारू ने 550 ईस्वी में ब्रह्मपुरा को अपनी राजधानी बनाया था। अब थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि ब्रह्मपुरा का वर्तमान नाम क्या है। वर्तमान नाम क्या है ब्रह्मपुरा का? भरमौर। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भरमौर का प्राचीन नाम क्या था, तो उसका राइट आंसर रहेगा ब्रह्मपुरा। बाद में भरमौर से जो मारू वर्मन थे उन्होंने अपनी राजधानी तो भरमौर या ब्रह्मपुरा को बनाया था। बाद में भरमौर से राजधानी चंबा शहर को स्थानांतरित कर दी गई थी। यह वाला क्वेश्चन भी बनता है कि भरमौर से राजधानी चंबा शहर को किसने स्थानांतरित की थी या बदली थी। उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शाहिल वर्मन ने। शाहिल वर्मन ने भरमौर से राजधानी चंबा शहर को बदल दी थी। अब थोड़ा सा चंबा रियासत के बारे में जान लेते हैं। हमने पिछले वाली वीडियो में भी चंबा रियासत के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वो की गई थी मारू के द्वारा 550 ईस्वी में। डेट भी याद रखना, कई बार डेट भी पूछ ली जाती है। जो कहाँ से आए थे? अयोध्या से आए थे। अब 620 ईस्वी में कौन बने? आदित्य
वर्मन। आदित्य वर्मन चंबा रियासत के राजा बने। तो उनसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने अपने साथ वर्मन उपाधि सबसे पहले यूज़ की थी। सो उसका आंसर रहेगा आदित्य वर्मन चंबा रियासत के फर्स्ट राजा थे जिन्होंने अपने साथ वर्मन उपाधि को यूज़ किया था। सो इसके बाद 680 ईस्वी में मेरुवर्मन। मारू और मेरुवर्मन अलग अलग है। मारू थे जिन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की और आदित्य वर्मन के बाद मेरुवर्मन चंबा रियासत के राजा बने थे 680 ईस्वी में। उन्होंने मणिमहेश, लक्षणा देवी टेम्पल, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, शक्ति देवी मंदिर का निर्माण करवाया था और गुग्गा शिल्पी मेरुवर्मन की प्रसिद्ध कला थी। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गुग्गा शिल्पी किस राजा के समय में फेमस थी। सो उसका राइट आंसर रहेगा मेरुवर्मन के समय में गुग्गा शिल्पी। यहाँ पर स्पेस नहीं है, सो थोड़ा थोड़ा ही लिखा जाएगा, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सो इसके बाद 800 ईस्वी में हम बीच बीच के राजा ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं जो चंबा रियासत के इम्पोर्टेंट राजा रहे हैं, क्योंकि अलग से हम इसके ऊपर वीडियो लाएंगे जिसमें चंबा रियासत की जो पूरी हिस्ट्री थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 800 ईस्वी में लक्ष्मी वर्मन चंबा रियासत के राजा बने थे और उनके समय में हैजा महामारी फैली थी। यह वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंबा रियासत के किस राजा के समय काल में हैजा की महामारी फैली थी। इसी के साथ 820 ईस्वी में बने थे मुसान वर्मन चंबा रियासत के राजा बने थे। उनके शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसके समय काल में? मुसान वर्मन के समय काल में। सो इसके बाद हमारे 920 ईस्वी में बने थे साहिल वर्मन जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। किसकी की थी? चंबा शहर की स्थापना की थी। और चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मारू के द्वारा की गई थी। सो इन क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी और चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी। सो थोड़ा सा साहिल वर्मन के समयकाल के बारे में जान लेते हैं। इनका समयकाल कितना था? 920 ईस्वी इनका समय काल था। सो जब यह चंबा शहर की जब इन्होंने स्थापना की तो इन्होंने चंबा शहर का नाम किसके नाम पर रखा था? इनके थे 10 पुत्र और एक पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम था चंपावती। सो उनके नाम पर इन्होंने चंबा शहर का नाम रखा था। इनकी पत्नी का नाम था सुनैना या नैना देवी। उन्होंने चंबा शहर में या रियासत में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जिनकी याद में यहाँ पर हर वर्ष सुई मेला मनाया जाता है। अप्रैल मंथ में यहाँ पर सुई मेला मनाया जाता है। सो इसके बाद हम थोड़ा सा 1143 ईस्वी में 1143 ईस्वी में चंबा रियासत के राजा बने ललित वर्मन। तो इनके समय काल में उनके समय में देवी कोट्टी और सैंचू नाला जो पांगी में स्थित है वहाँ पर पत्थर लेख मिले थे। कहाँ पर? देवी कोट्टी और सैंचू नाला पांगी में पत्थर लेख मिले थे। इसके बाद 1512 ईस्वी में बने थे गणेश वर्मन। ये पहले राजा थे चंबा के जिन्होंने अपने साथ सिंह उपाधि को लगाया था। सो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंबा रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने अपने साथ सिंह उपाधि को यूज़ किया था। इसके बाद हमारे लास्ट जो राजा थे वो थे लक्ष्मण सिंह, जो चंबा रियासत के अंतिम शासक थे। चंबा रियासत की हिस्ट्री हमने ऊपर से देखी, अलग से हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें अच्छी तरह से चंबा रियासत की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे अगर आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साई कोट्टी एक या फर्स्ट जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 16 मेगावाट, बी ऑप्शन है 15 मेगावाट, सी ऑप्शन है 17 मेगावाट और डी ऑप्शन है 19 मेगावाट। सो इसका राइट आंसर रहेगा 15 मेगावाट। साई कोट्टी फर्स्ट की जो हमारी
विद्युत या बिजली उत्पादन की क्षमता है वो कितनी है, 15 मेगावाट है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जाते हैं कि किस नदी पर है, कितनी कैपेसिटी है और किस जिले में है। सो इस परियोजना के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो हमने यह जान लिया कि यह कितने मेगावाट की है, 15 मेगावाट की है और किस डिस्ट्रिक्ट में है, यह है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड यह परियोजना रावी की एक सहायक नदी, यह परियोजना किस नदी पर है, रावी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बैरा नाला। बैरा नाला, बैरा नाला के ऊपर बनी हुई है, बैरा नाला। सॉरी यहाँ पर लिखने में थोड़ा वो थोड़ा वो हो रहा है, तो उसके लिए मैं गलती मांगना माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बैरा नाला के ऊपर यह वाली परियोजना बनी हुई है। अब हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो अन्य परियोजना है उनके ऊपर एक छोटी सी नज़र मार लेते हैं। सो सबसे पहली है बैरा सियूल। बैरा सियूल एक परियोजना है जो कितने मेगावाट की है, 198 मेगावाट की, और किस नदी के ऊपर बनी हुई है, रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। दूसरी है हिब्रा, हिब्रा परियोजना जो 231 मेगावाट की है और किस नदी पर बनी हुई है, रावी नदी के ऊपर बनी है। दूसरी है किल्लर जो कितने मेगावाट के, 0.30 मेगावाट की है। एंड देन नेक्स्ट है इसमें चमेरा 1 जो है 198 मेगावाट की है और रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। चमेरा 2 जो हमारी चमेरा 1 है, यहाँ पर थोड़ी गलती होगी, जो चमेरा 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है उसकी बिजली उत्पादन की क्षमता 540 मेगावाट की है। चमेरा 2 की है 300 मेगावाट की है और रावी नदी के ऊपर बनाया गया। और चमेरा 3 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है उसकी बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी है, 232 मेगावाट की है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिला साक्षरता दर है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 75.39%, बी ऑप्शन है 74.93%, सी ऑप्शन है 76.3% और डी ऑप्शन है 70.93%। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 75.39% इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ हम ओवरऑल हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। वो है 82.80%। और मेल लिटरेसी रेट कितना है, मेल का लिटरेसी रेट है 89.53%। और सबसे ज़्यादा किस जिले का लिटरेसी रेट है, वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, और सबसे कम किसका है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का। सो इसी के साथ हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल कौन थे। गोविंद पाल ने किस शिमला हिल राज्य की स्थापना की थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है थरोच, बी ऑप्शन है कुमारसेन, सी ऑप्शन है धामी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा धामी। ये वाला क्वेश्चन हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज कौन थे, गोविंद पाल थे, और उन्होंने किस रियासत की स्थापना की थी, उन्होंने की थी धामी रियासत की स्थापना। और धामी रियासत की राजधानी कौन थी, होती हरलोग धामी रियासत की क्या थी, राजधानी थी। और वहाँ पर धामी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि धामी गोलीकांड कब हुआ था, धामी गोलीकांड कब हुआ था। तो वह हुआ था 1939 ईस्वी में हुआ था। और इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे भागमल सोठा, जो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी अच्छे से इस वाले कांड के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और उस टाइम धामी जो रियासत थी उसके शासक कौन थे, उसके शासक थे राणा जो थे उस टाइम धामी रियासत के शासक थे। और धामी गोलीकांड के जो हमारे
मेन लीडर थे वो थे भागमल सोठा। और धामी रियासत के उस टाइम के शासक कौन थे, वो थे राणा। और धामी गोलीकांड कब हुआ है, 1939 में। और धामी रियासत की राजधानी कौन थी, हरलोग। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस शहर में दशहरा नहीं मनाया जाता। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बैजनाथ, बी ऑप्शन है पालमपुर, सी ऑप्शन है सिरमौर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा बैजनाथ। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता है। सो अब यह जान लेते हैं कि क्यों दशहरा नहीं मनाया जाता है बैजनाथ में। सो माना जाता है बैजनाथ रावण की तपोस्थली थी। और ऐसा भी माना जाता है कि जो भी रावण का दहन करता है उसकी मौत या मृत्यु हो जाती है, जिस कारण बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता है। और बैजनाथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और फेमस कहाँ का है दशहरा, वो तो आप सभी को पता होगा, कुल्लू का दशहरा फेमस है। और किस मैदान में मनाया जाता है, ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट करवाया गया था, 1651 से स्टार्ट करवाया गया था। तो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हडिम्बा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है राजा बहादुर सिंह ने, बी ऑप्शन है राजा मान सिंह ने, सी ऑप्शन है राजा श्याम सेन ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा राजा बहादुर सिंह ने हडिम्बा मंदिर का निर्माण करवाया था। अब यह जान लेते हैं कि हडिम्बा मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो यह है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली शहर में स्थित है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में स्थित है। और यह जान लेते हैं कि बहादुर सिंह ने किस ईस्वी में बनाया था। तो यह बनाया था 1553 ईस्वी में बनाया था। और किस शैली का बनाया गया है, पगौड़ा शैली का, पगौड़ा शैली का बनाया गया है। और यहाँ पर एक फेयर लगता है डुंगरी मेला, जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि डुंगरी मेला कहाँ पर मनाया जाता है। सो यह हडिम्बा देवी टेम्पल मनाली में मनाया जाता है। सो अन्य मंदिर जो हमारे कुल्लू में है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मनु मंदिर है जो सांसर में है। और बिजली महादेव का मंदिर है, अंजनी महादेव का मंदिर है। और रघुनाथ जी का टेम्पल है। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड किस वर्ष अस्तित्व में आया। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1971, बी ऑप्शन है 1972, सी ऑप्शन है 1973 और डी ऑप्शन है 1974। सो इसका राइट आंसर रहेगा 1974 में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड अस्तित्व में आया था। और 1974 में क्या हुआ था, हमने पिछले वाली वीडियो में भी आपने डिस्कस किया था। हमारे हिमाचल प्रदेश जो HRTC है उसकी स्थापना भी 1974 में की गई थी। इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्पा असरांग वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर या किस जिले में स्थित है। सो इसका राइट आंसर इसमें हम सबसे पहले ऑप्शन जान लेते हैं। ए ऑप्शन है किन्नौर, बी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति, सी ऑप्शन है कुल्लू और डी ऑप्शन है चंबा। हम ऑप्शन यहाँ पर तब डिस्कस करते हैं ताकि आपको भी समय मिल जाए इसका आंसर देखने के लिए या सोचने के लिए। सो इसका राइट आंसर रहेगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। लिम्पा असरांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, यह है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के मूरंग प्लेस पर स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 3089 हेक्टर इसका क्या है, क्षेत्रफल है 3089 इसका क्या है, क्षेत्र है। और यह वन्यजीव किसके लिए फेमस है, यह फेमस है, पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, यह है याक के लिए प्रसिद्ध है या फेमस है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। हम इस वीडियो में कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जिसको छोड़ते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। सो आप अपनी इस वाली वीडियो को सपोर्ट करना। सो इसके बाद हम जानेंगे कि अन्य किन्नौर में और कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो एक है रूपी भाभा वन्यजीव अभ्यारण्य, वो भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड देन नेक्स्ट है छितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य, वो भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसी के साथ इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पर कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में कौन कौन से है, लाहौल एंड स्पीति में है फर्स्ट है किब्बर, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। एंड नेक्स्ट है वहाँ पर चंद्रताल
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहाँ पर स्थित है। कुल्लू में कौन कौन से हैं? कायस है, खोंखल, कायस, खोंखल, सैंज एंड तीर्थन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड चंबा में कौन कौन से हैं? चंबा में है कुगटी एंड कालाटोप एंड सेंचू नाला, सेंचू नाला। यह हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? यह है चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर भारत का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा गोल्फ मैदान स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नालदेहरा, बी ऑप्शन है नारकंडा, सी ऑप्शन है कुफरी और डी ऑप्शन है चैल। सो इसका राइट आंसर रहेगा नालदेहरा। नालदेहरा में हिमाचल प्रदेश के में भारत का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा गोल्फ मैदान स्थित है। और नालदेहरा किस प्लेस में डिस्ट्रिक्ट में? यह है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नारकंडा भी हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। कुफरी भी हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और चैल हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। चैल में क्या है? चैल में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान जो है कहाँ पर स्थित है? चैल में स्थित है। और चैल के बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। सो आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सो हम यह जान लेते हैं कि नालदेहरा किसका नाम था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन की बेटी का नाम था नालदेहरा और उन्हीं के नाम पर इस प्लेस का नाम रखा गया था। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सित्तीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति, सी ऑप्शन है चंबा और डी ऑप्शन है इसमें शिमला। सो इसका राइट आंसर रहेगा कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सित्तीधार सिचुएटेड है। सो अब हम थोड़ा सा यह जान लेते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो इसमें है सबसे पहले सोलांग पीक एंड देन श्रीखंड पीक एंड देन दियो टिब्बा भी या देव टिब्बा इसको बोला जाता है। देव टिब्बा या दियो टिब्बा भी यहाँ पर सिचुएटेड है। और इसके बाद है डीबी बोकरी पिरामिड भी हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है करेरी लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है कांगड़ा और डी ऑप्शन है चंबा। सो इसका राइट आंसर रहेगा करेरी लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? यह है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एक है कराली जो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? वह है हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। और करेरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? यह है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो इस लेक का अन्य एक और नाम है जिसको वो है कुमारवां झील के नाम से इसको जाना जाता है। और ताजे पानी की एक यह झील है और कितनी ऊंचाई पर है? 2934 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और अन्य कौन कौन सी झीलें हैं? एक है डल झील जो है हमारी 1775 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। एंड देन मंचियाल झील है। एंड देन पोंग झील है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसी के साथ हमने कुल्लू की जो कौन कौन सी झीलें हैं उनके बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। दशहर है, मन्नत लाई है, हंसा है, भृगु है, सरियोलसर है, वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी है? कराली है और तानू जुब्बल लेक शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी है? महाकाली है, मणिकरण है, घड़ासुर है, लामा है, खजियार झील है और चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इनके बारे में अपनी पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस कर दिया था लेकिन यहाँ पर हम इनका रिवाइज करेंगे ताकि हमें आगे भी इनके बारे में जानकारी मिलती रहे। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कितना है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 0.57%, बी ऑप्शन है 1.25%, 2.5% एंड डी ऑप्शन है 3.75%। सो इसका राइट आंसर रहेगा 0.5% भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा है। सो अब हम यह जान लेते हैं कि और कौन कौन से फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है। वह है 55673 स्क्वायर किलोमीटर। एंड
या वर्ग किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, वह है 68,64,602। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पच्छाद, बी ऑप्शन है भरमौर और सी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति, डी ऑप्शन है इसमें शिमला ग्रामीण। सो इसका राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति। सो हम यहाँ पर जान लेंगे लाहौल एंड स्पीति में एक ही विधानसभा की सीट है और एरिया कितना है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, वो है 13,833 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर। और जो हिमाचल प्रदेश का 24.86% कवर करता है। कितना करता है हिमाचल प्रदेश का, 24.86% क्या करता है, कवर करता है। और कितना है एरिया, 13,833 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पहाड़ी पास या दर्रा दर्रा कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिंगूर पास, बी ऑप्शन है इंद्राहन पास और सी ऑप्शन है ए और बी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा ए और बी, सिंगूर पास और इंद्राहन पास कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। अब हम अन्य पास के बारे में या दर्रे के बारे में जान लेते हैं जो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। एक है निकोड़ा पास, निकोड़ा पास या दर्रा जो कितनी हाइट पर है, 4750 मीटर हाइट पर सिचुएटेड है, जो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। और दूसरा है टोडा, टोडा या तोडा, तोडा दर्रा जो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। एंड अब हम यह जान लेते हैं कि कांगड़ा को चंबा से कौन कौन से जोड़ते हैं। कांगड़ा को चंबा से कौन कौन से जोड़ते हैं। सो एक है उसमें जलासू, जालसू पास, एंड एक है हमारा बारू पास, बारू पास जो है हमारे धर्मशाला और चंबा के बीच में, धर्मशाला और चंबा के बीच में है बारू पास। बारू का जो अर्थ होता है वह होता है हवा का प्रवेश दरबार, हवा का प्रवेश द्वार, द्वार जो है हमारे बारू का अर्थ होता है। सो चंबा सॉरी कांगड़ा और भरमौर के बीच में कौन कौन से पास हुए, सिंगूर पास, इंद्राहन पास, निकोड़ा पास एंड टोडा या टोडा पास। और हमारे कांगड़ा और चंबा के बीच में कौन कौन से हुए, जालसू पास हो गया, बारू पास हो गया, यह हमारे। और जो बारू पास है कई बार पूछ भी लिया जाता है धर्मशाला और चंबा के बीच में कौन सा पास है, तो वह है हमारा बारू पास। तो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लुनानी ठंडे पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है चंबा और डी ऑप्शन है इसमें मंडी। सो इसका राइट आंसर रहेगा कांगड़ा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लुनानी ठंडे पानी का चश्मा स्थित है। अब और कौन कौन से कोल्ड वाटर के स्प्रिंग है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक है सुलह, सुलहा जो कोल्ड वाटर का स्प्रिंग है वो भी हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसके बाद है स्लोल, स्लोल के बारे में एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्लोल कोल्ड वाटर का स्प्रिंग है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और किसने इसकी खोज की थी, किसने इसकी खोज की थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्लोल वाटरफॉल की या फिर जो स्लोल कोल्ड वाटर का स्प्रिंग है उसकी खोज किसने की थी। तो उसकी खोज की थी कैप्टन ए कोल मैन ने, कोल मैन ने इसकी खोज की थी। सो इसी के साथ अब हम थोड़ा सा यह जान लेते हैं, जैसे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो वाटरफॉल है हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दामी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बिलासपुर, बी ऑप्शन है हमीरपुर और सी ऑप्शन है उन्ना और डी ऑप्शन है चंबा। सो इसका राइट आंसर रहेगा बिलासपुर। दामी घाटी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यह बंदला और भादरपुर पर्वतमाला के बीच में है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बिलासपुर को सतधार कहलूर के नाम से जाना जाता है। उसमें से दो धाराएं कौन कौन सी, एक बंदला है जो बिलासपुर की सबसे लंबी धारा है और भादरपुर है, बहादुरपुर है जो
बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है, इनके बीच में सिचुएटेड है हमारी दामी घाटी। सो अन्य जो घाटियां हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे क्यारदा दून घाटी, इसके बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्यारदा दून घाटी हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको पोंटा घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी के साथ स्पीति घाटी, चंद्रा घाटी या भागा घाटी, पट्टन घाटी और पिन घाटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, लाहौल एंड से। पिन घाटी, स्पीति, भागा, चंद्रा और भागा, चंद्रा प्लस भागा, वहाँ पर 2 रिवर भी है, प्लस पट्टन घाटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। दून एंड स्प्रून, दून और स्प्रून घाटी भी हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, यह है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। एंड छितकुल या बासपा, छितकुल, वसपा या छितकुल, छितकुल घाटी, छितकुल घाटी, बसपा या इसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। बल घाटी आप सभी को पता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। देव घाटी किसको कहा जाता है, हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। देव घाटी बोला जाता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को। एंड पब्बर या रोडू घाटी, पब्बर या रोडू घाटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। पब्बर घाटी को रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। पब्बर घाटी या रोडू घाटी कहाँ पर है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। एंड स्वां घाटी, स्वां घाटी किस में है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। बद्दर घाटी या शहद और दूध की घाटी कहाँ पर है, शहद या दूध की घाटी कहाँ पर है, यह है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। बद्दर घाटी या शहद और दूध की घाटी कहाँ पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट को हमारे शहद और दूध की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बद्दर घाटी चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में सिचुएटेड है। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले। सो इसी के साथ आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की पूर्वोत्तर नदी कौन सी है, सतलुज, यमुना, रावी या फिर ब्यास। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा यमुना। यमुना हिमाचल प्रदेश की पूर्वोत्तर नदी है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, यह करती है खोदरी मांजरी से। और इसकी सहायक नदियों के बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसका वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है, सब कुछ हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। प्रवेश करती है खोदरी मांजरी से और हिमाचल प्रदेश को छोड़ती कहाँ से है, ताजवाल से। कहाँ से छोड़ती है, ताजवाल से हमारे हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है कौन सी, यमुना रिवर हमारी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रिवर है। और इसके साथ ही हमने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था अपनी सतलुज नदी के बारे में, रावी नदी के बारे में कि कहाँ से निकलती है और कितना हिमाचल प्रदेश में इसका प्रभाव क्षेत्र है। हमने सब कुछ अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप पिछले वाली वीडियो में विजिट करके वहाँ पर जान सकते हो। सो इसकी हमारी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है यमुना नदी की, एक बार थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। गिरी है, टॉन्स, पब्बर, आंध्रा एंड भाटा। और यमुना का वैदिक नाम क्या है, कालिंदी इसका वैदिक नाम है। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तैरते द्वीपों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गोविंद सागर, बी ऑप्शन है रिवाल्सर, सी ऑप्शन है डल और डी ऑप्शन है चंदर नहान झील जो है इसका लास्ट ऑप्शन है। सो इसका राइट आंसर रहेगा रिवाल्सर। रिवाल्सर को तैरते द्वीपों के झील के नाम से जाना जाता है। यह झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, यह है मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और मंडी डिस्ट्रिक्ट की और झीलों के नाम भी हम जान लेते हैं, जैसे कुमार वहाँ झील है, पराशर झील है एंड कुंत वियोग झील भी है एंड कमरूनाग झील है जो फेमस है मंडी डिस्ट्रिक्ट की। एंड सुक्सर झील भी हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और गोविंद सागर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, डल हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और चंदर नहान झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, इस वाले क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बताना।
क्योंकि हमने पिछले वाली वीडियो में भी यह इस झील को डिस्कस किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र जल उपलब्ध कराता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गंगा घाटी, बी ऑप्शन है यमुना घाटी, सी ऑप्शन है सिंधु घाटी और डी ऑप्शन है गंगा और सिंधु घाटी। सो इसका राइट आंसर रहेगा गंगा और सिंधु घाटी को हिमाचल प्रदेश क्षेत्र जल उपलब्ध करवाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कुछ नदियाँ गंगा में जाके मिलती है और कुछ नदियाँ हमारी सिंधु में जाकर मिलती है। तो यह जान लेते हैं गंगा में कौन सी नदी जाके मिलती है, वह है यमुना। और सिंधु में कौन या इंडस में कौन कौन सी जो नदियाँ हैं जो मिलती है, वो है चिनाब, सतलुज, एंड देन ब्यास, एंड देन रावी। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूरधार चोटी पर उपस्थित मंदिर है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दुर्गा मंदिर, बी ऑप्शन है शिव मंदिर, सी ऑप्शन है विष्णु मंदिर और डी ऑप्शन है कृष्ण मंदिर या कृष्णा मंदिर। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा शिव मंदिर। इसका तो आई थिंक सभी को ही आंसर पता होगा। वहाँ पर शिरगुल महादेव क्या है, विराजमान है। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरसाली झील स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रामपुर, बी ऑप्शन है चिरगांव, सी ऑप्शन है भाभा और डी ऑप्शन है हमारा इसमें नाहन। सो इसका राइट आंसर रहेगा चिरगांव या चिड़गांव में हमारी खरसाली झील स्थित है। और चिड़गांव कहाँ पर है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ का एक फेमस प्लेस है। और इसी के साथ हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की अन्य झीलों के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारी चंदर नहान होगी, चलो इसी वाली वीडियो में बता दिया। कराली होगी, तानू जुब्बल हो गया, एंड देन बरादोन सर एंड झील जो है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो कौन कौन सी हुई, चंदर नहान झील होगी, खरसाली झील होगी, कराली झील होगी, तानू जुब्बल झील होगी और वरादोन सर झील भी हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। वरादोन झील जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पैन घाटी कहाँ पर अवस्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है रोडू, सी ऑप्शन है नाहन और डी ऑप्शन है भरमौर। सो इसका राइट आंसर रहेगा कहाँ पर है स्पैन घाटी, रोडू में। स्पैन घाटी कहाँ पर है, रोडू में। और रोडू कहाँ पर स्थित है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जगत सिंह ने, बी ऑप्शन है बहिंग मणिपाल ने, सी ऑप्शन है रतनभद्र ने और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा बहिंग मणिपाल ने फर्स्ट या पहली शताब्दी में कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। अब एक क्वेश्चन कुल्लू रियासत से पूछा जाता है कि कुल्लू के कौन से राजा थे जिन्होंने पाल उपाधि, कौन सी पाल उपाधि अपने साथ सबसे पहले यूज की थी। तो उसका राइट आंसर रहेगा कैलाश पाल ने। किसने, कैलाश पाल ने अपने साथ सबसे पहले पाल उपाधि का यूज किया था। और सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के, वो थे जगत सिंह। और सिखों का आक्रमण किस किस काल में हुआ था। तो सिखों का आक्रमण हुआ था हमारे विक्रम सिंह के समय काल में सिखों का आक्रमण हुआ था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से घलूर का कौन सा शासक मुगल शासक अकबर का समकालीन था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बीर सिंह, बी ऑप्शन है ज्ञानचंद, सी ऑप्शन है मेघचंद और डी ऑप्शन है रतनचंद। सो इसका राइट आंसर रहेगा ज्ञानचंद। कहलूर किसे बोला जाता था, पहले बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का प्राचीन नाम था। कहलूर या बिलासपुर का कौन सा शासक था जो मुगल शासक अकबर का समकालीन था, तो वह था हमारा ज्ञानचंद। और इनके बारे में हम एक बात और भी याद रखेंगे, उन्होंने सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था, इस्लाम धर्म इन्होंने अपनाया था। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहलूर रियासत का कौन सा राजा था जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था। और
इस कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी? वीरचंद ने की थी। पिछले वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, नैना देवी का इन्होंने मंदिर बनाया था। और कहलूर या बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बिलासपुर शहर की स्थापना की थी, किसने की थी? दीपचंद ने। दीपचंद ने कहलूर शहर या बिलासपुर शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। और कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी? वीरचंद ने की थी। सो कहलूर रियासत के बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, वहाँ के फेमस प्लेसेस के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया था। सो आप वहाँ पर जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्की नगर किसने बनाया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सभाचंद, बी ऑप्शन है करमचंद, सी ऑप्शन है कनेडी और डी ऑप्शन है भक्ति थापा। सो इसका राइट आंसर रहेगा सभाचंद ने अर्की नगर बसाया था। सो हम अर्की जो थी भागल रियासत की राजधानी थी। किसकी थी अर्की? किसकी राजधानी थी? भागल रियासत की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? भागल रियासत की राजधानी थी। और भागल अभी जो है प्लेस या अर्की प्लेस किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? वो आता है हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। सो हमारी भागल की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? अजय देव ने की थी। हमने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। और इसकी राजधानी कौन थी? हमारी अर्की। अर्की को भागल की राजधानी सभाचंद के द्वारा बनाया गया था। अर्की को जो है भागल की राजधानी किसने बनाया था? सभाचंद जी ने बनाया था। और इन्हीं ने अर्की नगर को बसाया था बाद में। ठीक है, एक बार हम फिर से इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। अर्की नगर किसने बनाया था? सभाचंद ने बनाया था। और अर्की जो थी हमारी भागल रियासत की क्या थी? राजधानी थी। और भागल रियासत की स्थापना किसने की थी? अजय देव ने की थी। और भागल को अर्की की राजधानी किसने बनाया था? सभाचंद ने बनाया था। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछौता आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1935, 1941, 1942 और 1945। यह वाला क्वेश्चन तो सभी को ही पता होगा। सो यह हुआ था हमारा 1942 में सिरमौर रियासत में या डिस्ट्रिक्ट में पछौता आंदोलन हुआ था। और किस राजा के समयकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रकाश के समयकाल में हुआ था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस राजा के समयकाल में पछौता आंदोलन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इसी आंदोलन में किसान सभा का भी गठन किया गया था। किस आंदोलन में? हमारे पछौता आंदोलन में किसान सभा का भी गठन किया गया था। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष हिमालयी रियासती प्रजामंडल गठित हुआ था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1926, 7, 1932, 1936, 1942। सो इसका राइट आंसर रहेगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है टाइप करने में। सो इसका राइट आंसर रहेगा 1938 में हिमालय रियासती प्रजामंडल गठित हुआ था 1938 में। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी टाइप करने में। सो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई थी? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। यह वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो इसको आप नोट कर लेना। इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमीरपुर, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है सोलन और डी ऑप्शन है शिमला। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जो है स्थित है। और इसको हमारे NIT भी कहा जाता है। और इससे पहले जो NIT बनने से पहले यह REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। क्या था? रीजनल इंजीनियर कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। 1986 में हुई थी। और 2002 में इसे NIT बना दिया गया था। 2002 में इसे क्या बना दिया गया था? NIT बना दिया गया था। और इससे पहले क्या था? यह रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, और जिसकी स्थापना
86 में की गई थी। सो यह वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एनआईटी पहले क्या था, और या फिर एनआईटी की स्थापना कब की गई थी या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है। इसका आई थिंक सभी को ही पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 233, 220, 153 और 123। सो इसका राइट आंसर रहेगा 123। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व था। अब हम यहाँ पर यह जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो इसी के साथ आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल परिचय पुस्तक लिखी है वाई.एस. परमार ने, राहुल सांकृत्यायन ने, देवराज शर्मा ने, और लास्ट इसमें ऑप्शन है बंसी लाल शर्मा ने। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा देवराज शर्मा के द्वारा हिमाचल परिचय पुस्तक लिखी गई है। इनके द्वारा एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई है जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस की थी, हिमाचल प्रदेश अतीत भविष्य वर्तमान भविष्य एक झलक। इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। वाई.एस. परमार के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है? एक लिखी गई है पॉलिएंड्री इन हिमालयन, और एक लिखी गई है दूसरी हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेटस। कौन कौन सी लिखी गई है? पॉलिएंड्री इन हिमालयन, एंड नेक्स्ट लिखी गई है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेटस। एंड राहुल सांकृत्यायन ने कौन सी लिखी है? किन्नर देश बुक जो है हमारे राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सो इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि हम हर एक फैक्ट को इसमें डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें सारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी। सो इसी के साथ अपना ध्यान रखना, और यहीं पर अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।